अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कंटेंट राइटिंग सीरीज़ का हमारा चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जिसमें है राइटिंग स्टाइल्स एंड राइटिंग टून्स। ठीक है, अगर आपको इन दो चीज़ों का पता चल गया तो यूँ समझो कि आपकी राइटिंग आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गई। 70% मैं इसको कहता हूँ कि जिसको ये राइटिंग स्टाइल्स और राइटिंग टून का पता है तो यूँ समझो वो 70% से अबव राइटर है, और वो राइटर है जो कमाल कर सकता है। तो ऐसे ही अक्सर मुझे सुनने में आता है कि यार हमें जॉब्स नहीं मिल रही बीइंग अ राइटर, तो आप ये लेक्चर ज़रूर सुने अगर जिनको जॉब नहीं मिल रही। क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी ऑफ़र के लिए किसी को ऑफ़र करते हैं, तो आप उसको ये बताना भूल जाते हैं कि मैं आपकी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक मैं आपकी जो राइटिंग करूँगा तो वो मैं किस स्टाइल में करूँगा, या मैं किस टून, कौन सी टून यूज़ करके इसकी आपको रिफ्रेश करूँगा या आपकी राइटिंग करूँगा। तो आप ये बताना भूल जाते हैं। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। जो बाज़ औक़ात राइटर हैं जो राइटिंग कर भी रहे हैं उनको भी यही अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कौन सी टून यूज़ कर रहे हैं, कौन सा स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप 100% जॉब लेना चाह रहे हैं किसी क्लाइंट को, तो जब आप उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ें, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अंदाज़ा ये लगाना चाहिए, बस अंदाज़ा लग जाता है। अगर आप उस लेक्चर पढ़ेंगे ना तो अंदाज़ा आपको यकीनन लग जाएगा ये कौन सी स्टाइल में चाह रहा है, या फिर कौन सा इसमें टून हमें यूज़ करनी चाहिए जो अट्रैक्टिव हो और जो क्लाइंट को भी मुतासिर करे, जो पढ़ने वाले को भी मुतासिर करे कि यार हमने क्या लिखा है और किस तरह लिखना है। और इस तरह अगर आपको ये स्टाइल और टून का पता चल जाए तो आपको लिखने का मज़ा भी आएगा कि यार मैं लिख क्या रहा हूँ, किस तरह लिख रहा हूँ और मैंने क्या लिखना है। ठीक है, पिछला लेक्चर हमारा फ्लो के मुताल्लिक था, तो फ्लो भी बहुत ज़रूरी है और राइटिंग स्टाइल्स एंड राइटिंग टून भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको राइटिंग टून और राइटिंग स्टाइल अगर आप अपनी ऑफर में इंक्लूड करते हैं कि मैं आपकी राइटिंग स्टाइल ये यूज़ करूँगा या आपकी राइटिंग टून मैं ये यूज़ करूँगा, तो 100% चांसेस हैं आप वो जॉब एक्वायर कर लें, और 100% चांसेस हैं कि आप वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें और बायर को भी यकीन होगा यार ये है वाकई राइटर, दिस इज़ अ राइटर, दिस इज़ अ यकीनन राइटर, रेयर राइटर। ठीक है, ये तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़े का लेक्चर है। तो राइटिंग स्टाइल राइटिंग टून को देखने से पहले हम चलते हैं राइटिंग स्टाइल्स पे। राइटिंग स्टाइल कौन सा होता है? जैसे एक बंदा कोई चल रहा होता है या बात कर रहा होता है, कि जैसे कोई बंदा मरमरा के बात कर रहा होता है, या फिर कोई एक बंदा बातूनी होता है जो एक बात को लंबी लंबी करके छोड़ता है, या एक बात है जो ऐसे छोटी सी बात है मगर उसको बयान करते करते वो 1 घंटा लगा देता है, या फिर एक ऐसी बात है जो घंटे की है तो वो इसको बयान करके सिर्फ 2 मिनट में ही ख़त्म कर देता है। तो वो जो स्टाइल यूज़ करता है वो होता है राइटिंग स्टाइल, वो तरीक़ाकार जो यूज़ करता है वो स्टाइल होता है। हाँ, अगर और जो वो बात फ़र्ज़ किया किसी एक अलहदा वे में करता है, जैसे खुश होके करता है, रो के करता है, या सीरियस में करता है, या सस्पेंस क्रिएट करके करता है आपसे बात, या फिर वो लहजा जो उसका बताता है कि किस लहजे में बात कर रहा है, तो वो कहलाता है राइटिंग टून। जिस तरह एक बंदा बोल रहा होता है तो फिर वो आप किसी उखड़पन में या किसी गुस्से में बोल रहा होता है आपसे, तो आपको तो अपनी राइटिंग, अपनी टून चेक कर, कौन सी टून में मुझसे बात कर रहा है, अपनी टून पे गौर किया, कभी आपने ये फिक्र ज़रूर सुना होगा। तो ये टून वही वाली टून है जो एक राइटर यूज़ करता है। और स्टाइल को आपको पता, मतलब एक लंबी सी बात को छोटे में बंद करना या छोटी सी बात को लंबे में बंद करना ना, या भी हकीकत फैक्ट को अपने वे में बात करना, कि किसी को इमेजिनरी शक्ल में बात करना या किसी फिक्शन में बात करना या किसी चीज़ में, वो स्टाइल कहलाता है। तो राइटिंग स्टाइल और राइटिंग टून का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं अगले पे। तो एक राइटिंग एक्सपोजिटरी स्टाइल होता है, एक राइटिंग का एक्सपोजिटरी स्टाइल, इसको उर्दू में बोलते हैं नुमाइश, किसी चीज़ की नुमाइश करना। इस स्टाइल में सर आप क्या करते हैं? इस स्टाइल में सबसे पहले जो क्रूशल पॉइंट है वही है कि राइटर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे सकता इसमें, कि यार मेरे ख्याल से ये है या ये होना चाहिए था, मेरे ख्याल में ये चीज़ थी गलत है तो इसको ठीक होना चाहिए था, या मेरे लिहाज से ये चीज़ गलत है इसको ठीक, या ये गलत, ये चीज़ ठीक है इसको गलत होना चाहिए था। कोई ओपिनियन नहीं, इसमें सिर्फ फैक्ट और फैक्ट्स की बात की जाती है। फोकस पे फैक्ट, जो फैक्ट हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है,
स्टैट्स जो है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है, लिखा जाता है सेम टू सेम। अब स्टैट को भी चेंज नहीं कर सकते, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको ट्रेंड को भी चेंज नहीं कर सकते। एविडेंस जो भी मुशाहिदा, ये जो भी है एविडेंस है, उसको भी आप टू द पॉइंट ही रिफ्रेश करोगे, वो स्टाइल कहलाता है एक्सपोजिटरी स्टाइल। मजीद ये मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा वीडियो के सेक्शन में यूट्यूब पे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो ये डॉक्यूमेंट है आप या इसको भी रीड कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगा। तो एक्सपोजिटरी स्टाइल, राइटिंग स्टाइल किस चीज़ को लिखने के लिए काम आता है? कि टेक्स्ट बुक्स, ठीक है, जो टेक्स्ट बुक्स आप लिख रहे हैं, किसी बच्चों के लिए लिख रहे हैं या किसी चीज़ के लिए बड़े के लिए लिख रहे हैं, तो उसमें भी जो स्टाइल यूज होता है वो होता है एक्सपोजिटरी स्टाइल। हाउ टू राइट आर्टिकल्स वाले भी एक्सपोजिटरी स्टाइल में आते हैं, क्योंकि हाउ टू में भी आप फैक्ट की बात कर रहे होते हैं कि किसको इसको कैसे यूज करना है, किस तरह यूज करना है, किस तरह यूज नहीं करना। जिन लोगों ने इसको यूज किया है तो वो किस तरह इन्होंने यूज किया है, तो हमने किस तरह यूज करना है। हाँ, अगर आपने कोई एक न्यू तरीका याद कर लिया, जैसे पाकिस्तानी जुगाड़ू कौम है, कोई जुगाड़ लगा लेते, तो फिर वो आप इसको वही तरीका जो जुगाड़ आपने निकाला है तो वही सेम टू सेम लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग करेंगे तो वो तरीका काम नहीं करेगा, तो फिर वो भी एक्सपोजिटरी स्टाइल में आ जाता है। रेसिपीज को लिख रहे हैं, न्यूज स्टोरीज लिख रहे हैं, न्यूज की जो स्टोरीज हैं, ठीक है, एडिटोरियल्स वगैरह, ये वो बिजनेस के टाइप को लिख रहे हैं। टेक्निकल राइटिंग या साइंटिफिक राइटिंग आप कर रहे हैं, बिजनेस राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग या साइंटिफिक राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो स्टाइल यूज होता है वो तो एक्सपोजिटरी स्टाइल, ठीक है। एज अ नुमाइश आप उसको दिखा रहे होते हैं रीडर को, यार ये हमने ये जायजा लिया, ये चेक किया, तो ये चेक किया, तो आप भी ये चेक करें, आप ये पढ़ें, हमारे नजदीक ये अच्छा था, पॉइंट था, ये अच्छा पॉइंट था, ये अच्छा पॉइंट नहीं था, ठीक। अब डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन से लफ्ज निकला है किसी चीज की, ठीक है, वजाहत, डिस्क्रिप्टिव लफ्ज वजाहत से निकला है कि किसी चीज वाज़ेह करना, वजाहत करना। डिस्क्रिप्टिव हमेशा आमतौर पे फिक्शन या नॉन फिक्शन राइटिंग के लिए यूज की जाती है। फिक्शन राइटिंग कि कोई चीज आप इमेजिनरी शक्ल में आप देख रहे हो, अफसानवी शक्ल, ठीक है, जैसे फर्ज किया आपने कोई चीज सोचा दिमाग में, माइंड में आपने के ख्याल आया, यार ये ख्याल, ये इसको लिखना चाहिए, तो वो ख्याल जो आप लिखते हैं, जैसे एक फर्ज के नावल आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पे इमेजिनरी उन्होंने एक करेक्टर इजाद कर रखा होता है, उस करेक्टर के साथ और भी सब करेक्टर्स होते हैं जो चल रहे होते हैं एक नावल के अंदर, जो सब कुछ, उसको वो कहते हैं फिक्शन। अब नॉन फिक्शन होता है इसका उलट, गैर अफसानवी, जो एक बात होती है या कि साथ में सामने, फिर आप उसको मजीद इन्हांस करके बताते हैं, रिफ्रेश करके बताते हैं, यार ये चीज़ है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ है, तो वो होता है। जैसे मेमियर फर्स्ट हैंड अकाउंट्स और इवेंट्स, ट्रैवल गाइड्स वगैरह लिखते हैं, तो उसके लिए जो आप चीज़ यूज़ करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल यूज़ करते हैं। ऑथर जो राइट करता है डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, दे आर पेंटिंग अ पिक्चर इन वर्ड्स ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग टू फॉर देयर ऑडियंस। इस स्टाइल में सर आपने एक पिक्चर क्रिएट करनी होती है, एक जैसे लिखने, आपने अगर कोई नावल पढ़े होंगे ना, तो आपके माइंड में एक फिल्म से चल रही होती है नावल पढ़ने के दौरान, ठीक है, एक फिल्म से चल रही होती है, तो आपने उसमें वो बताता है कि इसके पीछे सीन कौन सा है। उस नावल में आपने पढ़ा होगा, ये पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियों में वो हीरो निकलता है, हीरो ने ये पहना होता है, हीरो ने ये पहना होता है, खूबसूरत सी आंखें होती हैं, झील सी आंखों में उसने डूबा होता है, तो ये होता है। तो जब उसको पढ़ते हैं तो आपके अंदर एक ख्याली सी पिक्चर बन जाती है दिमाग में, तो हाँ बाकी ये इस तरह होगा, तो ये इस तरह होगा, इस तरह होगा, तो वो चीज़ यूज करता है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल यूज करता है। और जो चीज़ वो लिखता है तो वो फिक्शन में लिखता है, और नॉन फिक्शन में जैसे आपने ट्रैवल किया है या फिर किसी जगह पे गए हैं, तो उसके बारे में जो नज़ारा आपने देखा है, तो उस देखने वाले नज़ारे को आपने जो अपने लफ्ज़ों में लिखा है, अगर पढ़ने वाले को भी अंदाज़ा हो सके यार ये इसने कैसे लिखा है, किस तरह लिखा है, तो वो भी एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में आता है, ठीक है। उसमें आपने ये भी बताना होता है कि इसका फ़र्ज़ किया आपने कोई चीज़ टेस्ट की, तो उसका जायका आपने दिखा बताना होता है कि मैंने टेस्ट की तो मुझे किस तरह महसूस हुआ, अपनी फीलिंग्स को आपने लिखना होता है कि हमने क्या क्या फील किया, ठीक है। आपने किसी नज़ारे को देखा, किसी चीज़ को देखा, तो उसके अंदर क्या क्या आपने फील किया। तो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल की एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, मगर जो कॉमन सी हैं वो मैंने लिखी हैं। पोएट्री, जर्नल, डायरी राइटिंग, डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर, फिक्शंस, नावल और प्लेज, ठीक है। पोएट्री भी है, जर्नल का भी पता होगा आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर का भी पता होगा, नेचर के बारे में जो चीज़ लिखो आप।
फिक्शन नावल और प्लेज के बारे में भी आप ले लीजिए। कोई नावल हैं जो फिक्शनल हैं, या कोई प्लेज हैं, या कोई ड्रामा जिसको बोलते हैं आप। अब बताइए पर्सुएसिव राइटिंग। ये राइटिंग बहुत कमाल की है और अक्सर लोग ये स्टाइल यूज करते हैं किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने के लिए। तो ये आज के जो डिजिटल मार्केटर्स या एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए जो राइटर बनते हैं, टेक के राइटर होते हैं, या फिर किसी एक मखसूस किस्म की प्रोडक्ट के रिलेटेड जो राइटिंग करते हैं, तो वो पर्सुएसिव राइटिंग करते हैं। ये कॉपी राइटिंग में भी बहुत अहम होता है। कॉपी राइटिंग के मैंने फर्क भी बताया था कि क्या कॉपी राइटिंग और कंटेंट राइटिंग होती है। तो जो चीज कॉपी राइटिंग में यूज होती है, या फिर किसी प्रोडक्ट को बयान करने के लिए, लोगों को कन्वेंस करने के लिए जो चीज लिखी जाती है, यार ये मैंने ये चीज यूज की है, या ये मैंने ये चीज ली है, तो आप भी यूज करो। वैसे वैसे लफ्जी मतलब होता है किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, कन्वेंस करना, ठीक है। Persuasive is the main style of writing you will use in academic papers. When an author writes in a persuasive style, they are trying to convince the audience of a position or belief. ठीक है, बिलीफ या पोजीशन की बिना पर कि वो मैंने ये किया तो मेरा आप इत्मीनाद करो, आप भी ये कर सकते हो, यार आपने भी यूज किया तो आपके अंदर ये फीलिंग्स होंगी, तो एटसेट्रा। इसमें अक्सर औकात लोगों के इमोशंस, ठीक है, जो लोग सोचते हैं या करते हैं, जो वो फील करते हैं, उसको कैप्चर करके जो चीज लिखी जाती है, ताकि वो जो लोगों को ही ज्यादा अट्रैक्ट करे। इसमें आप अपनी ओपिनियन भी डाल सकते हैं। राइटर अपनी ओपिनियन, बायसेस, जस्टिफिकेशंस, रीजंस गिवन द ऑथर एज एविडेंस और करेक्टनेस ऑफ द पोजीशन। एनी आर्गुमेंटेटिव एसेज यू राइट इन स्कूल शुड बी इन द पर्सुएसिव स्टाइल ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये स्टाइल ऑफ राइटिंग हमेशा ज्यादातर यूज यही होता है, क्योंकि अक्सर जो राइटर होते हैं वो टेक के रिलेटेड या एफिलिएट के रिलेटेड लिखते हैं, और इसी में भी ज्यादा पैसा मिलता है आप लोगों को। तो अक्सर होगा जिस ग्रुप के मेंबर्स भी हैं जो एफिलिएट के लिए लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये स्टाइल होता है पर्सुएसिव स्टाइल। किसी रीडर को कन्वेंस करके किसी कन्वर्जन क्रिएट करने के लिए कि यार हाँ, जैसे एक एफिलिएट प्रोग्राम में ना, आप राइटिंग में आपने रीडर को पढ़ने के बाद अमेज़न पे लेके जाना होता है, या फिर अपनी वेबसाइट पे लेके जाना होता है, किसी चीज की प्रमोशन करने के लिए लेके जाना होता है, तो वो चीज जो यूज होती है। तो इसमें आप कवा लेटर्स भी जैसे जो लिखे जाते हैं, तो पर्सुएसिव राइटिंग था कि आप कन्विंस कर रहे होते हैं कंपनी वाले को कि यार आप मुझे हायर करो, आप मेरे अंदर ये एबिलिटीज है, ये मेरे अंदर ये चीजें हैं, ये मेरे अंदर ये चीजें। आप जो गिग्स बनाते हो, अपने प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखते हो, जो चीज भी लिखते हो, तो जो स्टाइल आप यूज करते हो वो पर्सुएसिव स्टाइल होता है। आपको नहीं पता था तो आज पता चल गया, तो आइंदा भी आप ये चीज यूज करोगे। पर्सुएसिव राइटिंग में 3-4 चीजें मुश्तरक होती हैं। पहले नंबर पे होता है हेडलाइन, दूसरे नंबर पे लीड, चौथे नंबर पे आता है जनाब तीसरे नंबर पे आता है स्टोरी या सेल, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो भी आप लिखे। चौथे नंबर पे गारंटी, फिर पांचवें नंबर पे DPS होता है, पर्सनल ओपिनियन इसको बोलते हैं, पर्सनल ओपिनियन भी इसको बोल सकते हैं। तो ऑप एंड एडिटोरियल न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी आप ये पर्सुएसिव राइटिंग कर सकते हैं। रिव्यूज ऑफ आइटम्स, लेटर ऑफ कंप्लेंट, एडवर्टाइजमेंट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस एटसेट्रा। अब चौथे और लास्ट पे नरेट पे को ये होता है नरेटिव स्टाइल, बयान करने वाला। नरेट का मतलब होता है बयान करना, कोई चीज अपने लफ्जों में ही बताना। तो ये बहुत का जो लंबे लंबे पेपर, आप वाइट पेपर लिखते हो, लंबे लंबे बातें लिखते हो, या फिर कोई ऐसी चीज लिखते हो जो बहुत ज्यादा हाई डिस्क्रिप्शन के हामिल हो, या जिसके अंदर बहुत ज्यादा आप अपनी राय दे सको, अपने बारे में बता सको, या जो चीज आप लिख सको, ये फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों में भी यूज हो सकती है। राइटर नरेटिव्स दे आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू इम्पैक्ट इंफॉर्मेशन, दे आर ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट द स्टोरी, कंप्लीट द कैरेक्टर्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड सेटिंग्स। ठीक है, तो ये नरेटिव राइटिंग होती है, जिसमें आप नरेटिव स्टाइल होती है राइटिंग की, जिसमें आप ने एक इस वे में बात करनी होती है, नरेट करना होता है कि जैसे अब रीडर को पढ़ने, रीडर को भी ये पता चले ये अक्सर में ये मुझसे बात कर रहा है, ये बात ही मुझसे कर रहा है, तो मैं इसका जवाब दूं, या ये लिखी गई तो सिर्फ मेरे लिए लिखी गई है, या मैंने जो चीज पढ़ी है तो यूं समझो ये मेरे लिए लिखी गई है। तो वो जो स्टाइल यूज करते हैं वो नरेटिव स्टाइल यूज करते हैं। ठीक है,
या ये तो मेरी जिंदगी के मुतल्लिक ही इसने बता दिया, ये मेरे मुतल्लिक इसने बता दिया, तो उसने नरेट करना होता है। तो इसकी एग्जांपल है ओरल हिस्ट्रीज, ठीक है, जो मुंह जुबानी आपको हिस्ट्री बताई जाए, फिर उसके बारे में आप जो लिखो। नॉवेल्स, नॉवेलास, पोएट्री, स्पेशली एपिक्स, सगास और पोएम्स वगैरह जो आप लिखते हो। शॉर्ट स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, इसको बोलते हैं एनेक्डोट्स। एनेक्डोट्स होते हैं इंफॉर्मेशनल शॉर्ट स्टोरीज, ठीक है, जो शॉर्ट स्टोरीज हो मगर उसमें कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई आर्गुमेंट हो, या छोटी छोटी जो बातें हों, जो आपने एक चीज देखी हो अपने आंखों के सामने, एक हादसा जो आपके सामने पेश आया हो, जो एक स्टोरी आपके सामने पेश आई हो, आपने उसको अपनी स्टाइल में जो बयान करना होता है, तो वो होता है एनेक्डोट्स। अब जो बेसिक टाइप्स ऑफ टून वो 9 किस्म की होती हैं। वैसे हर राइटर की अपनी टून होती है, वो आपने खुद ही फाइंड करने की यार मेरी क्या टून है। वैसे जो बेसिक जो राइटिंग की टून है वो 9 किस्म की होती हैं। इमोशंस, एटीट्यूड और प्रोस्पेक्टस, ये फाउंडेशन होती हैं कि यार आपका एटीट्यूड क्या है, आपने क्या करना है, आपके वो ये डिफाइन करता है कि आपके कौन से राइटर हैं, किस तरह के राइटर हैं। तो ये टून हमेशा हर बंदे की एक अलग टून होती है। जैसे कोई एक पीसफुल बंदा होता है तो वो आराम से बात करता है, कोई एक झगड़ालू बंदा होता है तो झगड़ के बात करता है, तंजिया बंदा के लहजे में कोई बात करता है, किस लहजे में बात करता है। तो हर किस्म की एक अपनी एक वे होता है, बात करने का तरीका होता है, एक लहजा होता है, ठीक है। तो जो लहजा होता है तो वो उसको बोलते हैं टून। तो 9 बेसिक टून पे मैं आपको बताता चला से हर बंदे की एक अपनी टून होती है, हर राइटर की अपनी टून होती है। जो मेरी टून है वो मैं आपको बताऊंगा कि मेरी कौन सी टून है। अब जॉयफुल, जॉय का मतलब तो पता होगा ना आपको, खुश होना, खुशी वाली। जो चीज किसी खुशी हालत में या किसी को अम्यूज करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए लिखी जाए, ताकि रीडर को, पढ़ने वाले को पता चले यार ये एक ऐसी टून में बात करे जो बहुत अट्रैक्टिव किस्म की है, जो कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस को जो जोड़ना होता है, कि आपके ख्यालात के मुताबिक आपने एक टू दी पॉइंट एक ऐसे में बात कर दी कि आपको पढ़ने वाले को लगे कि यही सच है, कोई इसके अंदर झूठ नहीं है, कोई इसके अंदर अपने ही कोई पॉजिटिव इमोशन जो आपके अंदर हैं, कोई किसी चीज के रिलेटेड आपने उसके बारे में लिखा, जिस वे में लिखा, जिस टून में लिखा, तो वो जो होती है वो जॉयफुल टून होती है। हंस के जॉयफुल टून बनाने के लिए सर आपने एक लफ्ज ऐड करना होता है या एक अपने लफ्ज रिमूव करना होता है, तो यूं आपको पता चल जाता है ये जॉयफुल टून है या नहीं। फर्स्ट किया एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक है हाउ आर यू। हाउ आर यू एक वर्ड है, ये सिंपल सा वर्ड है, हाउ आर यू, ठीक है। अब आपको तो नहीं पता चल रहा कि मैं कौन से लहजे में बात कर रहा हूँ, किस तरह से बात कर रहा हूँ, कि आप कैसे हो, तो मेरी किस वक्त मेरी क्या कंडीशन है, मैं आपके किस कंडीशन में बात कर रहा हूँ, आपको नहीं पता। अगर मैं इस सेंटेंस से पहले हाय ब्रो व्हाट्सअप हाउ आर यू, नहीं हाय ब्रो हाउ आर यू, एक मैंने हाय ब्रो लगा दिया, हाय ब्रो इज रिस्पेक्टफुल मतलब वे में आता है वैसे, हाय ब्रो हाउ आर यू, तो ये एक मैंने लफ्ज लगा दिया हाय ब्रो वाला, तो ये इसने हाय हाउ आर यू की चीज को ही चेंज कर दिया, ओवरऑल चेंज हो गया फिक्रा। तो समझे सैकी, तो एक लफ्ज ऐड कर दिया या आपने सिर्फ हाय लगा दिया हाय हाउ आर यू, तो इसका भी एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा अगले बंदे पे, यार ये इसने क्या मुझे कहा है, किस तरह का है। अगर आपने सिंपल हाउ आर यू लिख दिया तो उसको अंदाजा ही नहीं होगा इसने कहना क्या चाहता है, किस तरह क्या कौन सी टोन में मुझसे बात कर रहा है, ठीक है। एक होती है सीरियसनेस, जिसमें आपने सस्पेंस क्रिएट कर देना है कि अगले पढ़ने वाला बंदे को यार पता चले कि यार वो उसने अगर लास्ट तक नहीं पढ़ा तो उसको सस्पेंस क्लियर नहीं होगा, ठीक है। जो एक आपने सिंपल सी टू दी पॉइंट बात कर दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी, एंड में उसको एक कश्मकश में डाल दिया कि वो आपके बारे में मजीद जाने, वो आपकी राइटिंग के बारे में मजीद जाने आगे क्या होने वाला है। जिस तरह आपने अक्सर मूवीज देखा होगा तो स्टार्ट में वो सस्पेंस क्रिएट करवाते हैं, फिर उसके बाद फिर कोई और सिस्टम क्रिएट करवाते हैं। तो इसी यही एग्जांपल देते हैं, यही हाउ आर यू वाली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे हाउ आर यू, अगर मैं इसको सीरियस टोन में लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको सीरियस टोन में लिखना चाहूँ
तो मैं इसको लिखूंगा नॉट फीलिंग वेल बट यू टेल हाउ आर यू। मैं सही महसूस नहीं कर रहा मगर तुम बताओ कि तुम कैसे हो। तो ये एक ट्यून बन जाएगी एक सीरियसनेस वाली। इसमें आपने एक सस्पेंस क्रिएट कर दो, अगले बंदा को पता, वो सोचेगा यार क्या है, क्यों ठीक नहीं कर महसूस कर, मैं तो ठीक हूँ, ये क्यों नहीं ठीक महसूस कर रहा, तो इसको क्या हो गया है या ये क्या हो, आगे बढ़ते आपको बोला जानने की ट्राई करेगा। तो ये ट्यून जो होगी सीरियसनेस होगी। अब ह्यूमरस, इसको ह्यूमरस भी बोलते हैं, ह्यूमरस भी बोलते हैं, जो भी आप अपनी पढ़ना चाहें। इसको जो एक फनी वे में बात की जाए, जैसे एक ऐसी बात जो एक क्या कहते हैं, किसी को ना एक किसी का मजाक उड़ा के किसी, या कोई एक ऐसी बात जो मजाक में बयान की जाए, तो वो जो टून होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस। जैसे आपको कोई फ्रेंड भी होगा जो भी अगर उसने कोई सीरियस भी बात कर दी तो आप उस पर हंस पड़ते हैं, तो जो उसका लहजा होता है ना, तो वो एक ह्यूमरस टाइप होता है, जो कि उसको बयान करने का तरीका नहीं आ रहा होता, तो जो वो बताता है मगर आप फिर भी हंस पड़ते हैं। तो जो वो ट्यून होती है वो ह्यूमरस। अब इसी हाउ आर यू वाली एग्जांपल को हम ह्यूमरस में लेके चलते हैं। हाउ आर वाली जो हमने एग्जांपल से ली है, इसको ह्यूमरस में किस तरह लिखेंगे। सपोज मैं एक हाउ आर यू एक सिंपल सा एक सेंटेंस है, तो अगर इसको हम ह्यूमरस टून में लिखना चाहें तो इसको यूं लिखेंगे कि आई थिंक योर वाइफ इज नॉट एट होम। मेरे ख्याल में तुम्हारी बीवी घर पे नहीं है। देन टेल मी हाउ आर यू। तो एक लाइन मैंने और लेदर से अटैच कर दी कि मेरे ख्याल में आपकी बीवी घर पे नहीं है, तो तुम कैसे हो। तो एक फनी सा भी बन जाता है, और एक ऐसे फनी भी इसको नहीं कह सकते, कोई दुखी भी होता है जिसकी बीवी चली जाती है। तो एक फनी में एक चीज आपने ऐड कर दी, एक चीज है या आपने रिमूव कर दी, तो इसमें आप एक टोन एडजस्टमेंट हो सकती है। अब सैडनेस वाली टोन भी होती है, जिसको कोई आप सैड है या किसी की परेशानी है आपको, या किसी और तरीके में आप क्या किसी से पूछना चाह रहे हैं, तो जैसे एक बंदा हमारी वाली एग्जांपल देते हैं, इसमें हम ना अपने बैड इमोशंस को जाहिर करते हैं। वो जॉयफुल वाला था पॉजिटिव इमोशन, ये था जो सैड है, इसको इस वो कंडीशन होती है जो आमतौर पर अक्सर बंदे में देखने, जिसकी मशरूक भी बिछड़ जाती है, जिसकी कोई टेंशन होती है, तो फिर जो एक आपने जैसे नावल पढ़ के बाद आपको रोना भी आ जाता है, या फिर आप दुखी हो जाते हैं, नावल पढ़ के किसी कोई ऐसी लाइन पढ़ी जो उस पर आप हंसना आ जाता है, या फिर नावल पढ़ के कोई ऐसी चीज पढ़ी तो जिसपे आपको सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो लहजे जो यूज करते होते हैं, कर रहे होते हैं, तो वो टून्स होते हैं। अब सैड इसी हाउ आर यू वाले को अगर हम सैड में लेना चाहें, सैड वाले में तो इसको यूं भी बयान कर सकते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट योर बेबी इज नॉट गुड बट कैन यू टेल मी हाउ आर यू। कि मेरे ख्याल में तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है, तो मगर फिर तुम कैसे हो। एक ऐसी टोन जो एक सैड सी सिचुएशन पैदा कर दे, तो होती है सैड टोन। एक फॉर्मल टोन होती है, एक होती है इनफॉर्मल टोन। ये दोनों टोन बहुत अहम है, और जो आप राइटिंग करते हो, जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो टोन यूज़ करते हैं अक्सर एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए या फिर आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग के लिए, तो ये दोनों टोन्स बहुत अहमियत के हामिल है। ये दोनों टोन्स यूज, वैसे ज़्यादातर जो टोन यूज़ होती है इनफॉर्मल टोन होती है, जो मैं यूज़ करता हूँ वो इनफॉर्मल टोन यूज़ करता हूँ। मैं मिक्स भी यूज कर लेता हूँ, बस दो तीन टून्स को मिला के मिक्स कर दिया, सस्पेंस भी क्रिएट कर दिया, खुशी भी दिला दी, सैड भी करा दिया। ये अक्सर का जो फॉर्मल टून है, ये एकेडमिक सिचुएशन या एकेडमिक यूज होते हैं। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, हायर किस्म की इसमें लैंग्वेज यूज होती है। रीडिंग स्टाइल भी इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करनी पड़ेगी, रीड करना पड़ेगा, सब कुछ उससे जांचना पड़ेगा, फिर जो आप टू दी पॉइंट बात लिखोगे वो तो फॉर्मल टोन कहलाएगी। ये अक्सर औकात पीछे हमने स्टाइल देखे हैं ना, तो ये अक्सर औकात फॉर्मल टोन यूज होती है
इधर एक्सपोजिटरी में टेक्स्ट बुक, हाउ टू राइट रेसिपीज, न्यूज स्टोरीज या बिजनेस, टेक्निकल और साइंटिफिक राइटिंग में अक्सर औकात ये फॉर्मल टोन यूज की जाती है। ठीक है, अगर हम हाउ आर यू वाले फिक्रे को सिर्फ हाउ आर यू ही रहने दें, इसके अंदर कोई चीज ऐड ना करें, कोई चीज रिमूव ना करें, तो ये एक फॉर्मल वे बन जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मल जो हमने सिर्फ एक मतलब जान छुड़ाने वाली बात कि ये बस ये हाउ आर यू कैसे हो बता दो, तो इसी को फिक्रे को हम इसी सेम ही वे में रहने दें, तो ये एक फॉर्मल टोन बन जाएगी। इनफॉर्मल, जिसमें आप कन्वर्सेशनल टोन यूज करते हो, कोई ऐसी बात जिसमें लोगों को लगे कि ये यार ये मुझसे ही बात करे, जैसा डिस्क्रिप्टिव में आपने देखा था, ये डिस्क्रिप्शन स्टाइल में कि रीडर्स को यूं ही लगे कि यार ये बंदा मुझसे ही बात कर रहा है, मेरे बारे में ही लिख रहा है, या मेरे लिए ही ये चीज लिखी गई है। आपने उससे रीडर से बात भी कर रहे होते हैं, उनसे सवालात भी पूछ रहे होते हैं, उनको बता भी रहे होते हैं, तो ये चीज जो कन्वर्सेशनल वे होता है, जिसको सेंस ऑफ विद इन सब्जेक्ट मटेरियल, सब्जेक्ट के अंदर रह के ही आपने उसके मतलब लिखना होता है, बात करनी होती है, बताना होता है। अब इसी हाउ आर यू वाले सेंटेंस फिक्रे को हम अगर इनफॉर्मल वे में लिखना चाहें, कि इनफॉर्मल वे में इसको बताना चाहें, तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि हाउ आर यू, यूं अगर हाउ आर यू but I think you are not fine. I think you are not fine, but I can. I think you are not fine, but you should to tell yourself. You should tell yourself how are you. कि मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, मगर तुम फिर भी बताओ कि तुम कैसे हो। तो ये इनफॉर्मल, मतलब उसे हम एक खुद ही मुखातिब करके पूछ रहे हैं, यार मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं, मगर फिर भी बताओ तो तुम कैसे हो, तो ये इनफॉर्मल वे बन जाएगा। ऑप्टिमिस्टिक एक होता है, वो कहते हैं पेसिमिस्टिक। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक एक ऐसी सी चीज, ठीक है, जो बुरी हो, मगर आप जब लिखना चाहें तो उसको मजीद ही बुरा करार दे दें। जैसे एक चीज है बुरी, जैसे एक फर्ज किया एक बुरी आदत है आपकी, तो आप अगले लोगों को भी ये इम्पैक्ट डालेंगे, इसको अपने ठीक कभी नहीं हो सकता, वो हमेशा ही यही रहेगा, वो कभी ठीक नहीं होगा, वो ठीक है, वो कभी भी ठीक नहीं होगा, और दुनिया कभी चेंज नहीं हो सकती, दुनिया कभी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, वो दुनिया कभी ठीक नहीं हो सकती, ना ही उसके अंदर कोई बदलाव आ सकता है, ना ही कुछ हो सकता है, वो होता है पेसिमिस्टिक। इसके उलट होता है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक में आपने उसको दिलासा देना होता है, कि होप देनी होती है कि यार जो चीज खराब हो चुकी है वो एक दिन ठीक भी हो सकती है, वो ठीक भी हो सकती है, ठीक भी हो जाएगी। जैसे आजकल कोरोना का चीज चल रहा है, उसमें हमें एक होप है कि यकीन ये चीज ठीक होगी, अगर ये होगी ऑप्टिमिस्टिक। अगर पेसिमिस्टिक होगी तो हमने ये लिखना होता है कि यार ये कोरोना है तो ये कभी खत्म ही नहीं होगी, यूं ही रहेगी, यूं ही ये लॉकडाउन रहेगा, यूं ही मईशतें तबाह होंगी, यूं ही ये सब कुछ होगा, तो वो होगा पेसिमिस्टिक। ठीक है, बुरी से बुरी तर, मतलब एक चीज बुरी है आप उसको बुरी से बुरी तर बना दें, और एक चीज जो बुरी है अगर आप उसको अच्छे वे में दिखा दें, तो होता है ऑप्टिमिस्टिक। जैसे एक वही हाउ आर यू वाली एग्जांपल को हम ले लेते हैं। हाउ आर यू वाली अगर उसको अगर ऑप्टिमिस्टिक लेना चाहें तो उसको यूं ले सकते हैं, हाउ आर यू, आई थिंक यू आर नॉट फीलिंग वेल, बट होप यू विल बी फाइन वन डे। ठीक है, होप इफ यू आर नॉट फाइन, if you are not fine, then I hope you will be fine one day. Now can you tell me how are you? ठीक है, एक हमने लाइन, दो लाइनें इसके अंदर अटैच कर दी, एक होप क्रिएट करवा दिया, एक उसको ये भी बता दिया कि तुम ठीक नहीं हो, उसके अंदर एक होप भी जगा दी, उससे ये भी पूछ लिया कि तुम अब कैसे हो। नाउ हाउ आर यू। हमारा पेसिमिस्टिक में लिख दो तो आई थिंक यू गॉट अ कैंसर, oh, it will cause death, but can you tell me how are you?
तो इसको हमने बुरी से बुरी तरह बना दी तो वो होता है पेसिमिस्ट। वो तो कैंसर से मर भी रहा है तो हमने उसको भी और उसको मार दिया, उसको ये कह के तुम मर जाओ, यकीनन ठीक नहीं हो सकते। एक स्टोन होती है हॉरर। आपने कभी हॉरर के नॉवेल्स पढ़े हों, डरावने किस्म के, तो ये नॉन फिक्शन में अक्सर औकात आ जाता है कि आपने फिक्शनली कोई चीज ऐसी क्रिएट करवा दी जो उसको डरा दिया रीडर को, यार आगे पता नहीं क्या होगा, वो रीडर पढ़ने वाला ही भी उसको पढ़ के ही कोई ऐसी सिचुएशन कर दे कि नेचर कोई अपने सब जो चीज है उसको अपने डरावनी शक्ल में पेश कर दिया, डरावनी वे में पेश कर दिया, तो भी वो हो सकता है हॉरर। ठीक है, हॉरर सीन जैसे अब हॉरर वाली एग्जांपल को हम हॉरर में लेना चाहें तो हॉरर में इसको यूं ले सकते हैं कि माई फादर my girlfriend has been died my girlfriend had died from cancer and my friend my girlfriend had my girlfriend died my girlfriend died for the cancer. Oh no, how are you? Yeah, my girlfriend died today from a illness या from a COVID। तो उसको आपने एक डरा दिया, यार ये कोरोना इतनी बड़ी वबा है, तो उससे मेरी गर्लफ्रेंड मर गई, तो तुम कैसे हो, तुम तो ठीक हो ना। एक डरावनी, वो उसको एक अलग से किस्म का डर पड़ गया, मुझे भी हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। तो ये हॉरर तरह का एक सीन होता है। तो ये बेसिक टून होती है। वैसे हर किस्म की अलग, हर किसी राइटर की अलग टून होती है। आपने खुद ही फाइंड करना है कि मेरी कौन सी टून है, मैंने किस वे में बात करनी है। जो बेहतर टून होती है, जो बेहतर वे होता है, वो इनफॉर्मल और फॉर्मल होता है, जो अक्सर होगा यूज करता है। वैसे मैं इनको सबको मिक्स करके भी बात लिख लेता हूँ आर्टिकल, लेकिन जो मेरी ओरिजिनल टून है, जो ओरिजिनल मेरा स्टाइल है, अक्सर होगा तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल है, नरेटिव स्टाइल है। और जो मेरी टून है, जो मेरी अपनी जो टून मैं यूज करता हूँ, वो जॉयफुल, सीरियस, ह्यूमरस और इनफॉर्मल और फॉर्मल टून यूज करूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं जाता कभी और पेसिमिस्टिक भी नहीं जाता, ना ही हॉरर पे जाता हूँ। सिंपल सी बात है यार, क्योंकि हॉरर सीन्स क्रिएट कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर बहुत लेंथी हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी होगी। अगर नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मजीद ये डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी वे में इसको बयान कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। और मजीद एक टिप, छोटी सी सीक्रेट भी मैं आपको बताना चलूँ, जब भी आप किसी को प्रपोजल सेंड करो एज अ राइटर, बीइंग अ राइटर, तो आप उसको ये बताओ कि आप इसको किस टून में यूज करो, लिखोगे, किस स्टाइल में आप इसको लिखोगे, तो आपका राइटिंग स्टाइल क्या होगा, आपकी टोन क्या होगी। तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा तो बायर पे कि यार ये वाकई ही राइटर है, इसको ये भी पता है ये चीज़ें होती हैं। तो यूँ आपको जॉब मिलने के 100% चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर हमारा बहुत ही कमाल का होने वाला है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।